शहजाद साहब, कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने अपनी फाइलों की वजह से, केसेस अलग अलग हैं। बानी पीटीआई ने कहा था जब मैं बाहर आऊंगा तो सेपरेटली हर मामले को खुद से देखूंगा और फैसला करूंगा किसकी वापसी किसकी नहीं। हसन साहब ने जो बात की कि फवाद चौधरी पॉलिटिकल एनिमल हैं और वो बेहतर तौर पर पीटीआई का केस और इमरान खान का केस लेकर चल सकते हैं, क्या ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए फवाद को वापस ले लेंगे बानी पीटीआई, या जिम्मेदारी दे देनी चाहिए उनको अभी? फवाद पीटीआई के लिए क्यों इतना अहम है, या फवाद सियासत के लिए क्यों इतना अहम है? ये सवाल ज़रूर इससे खड़ा होता है कि फवाद के बारे में हम ये क्यों इतनी बहस कर रहे हैं। देखिए, आम तौर पर मेरी नज़र के अंदर, मुझ जैसे शायद इतना इल इन्फॉर्म्ड आदमी के लिए सियासत में जाने की दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो एम्बिशन होती है। एम्बिशन ये है कि मैंने आगे बढ़ना है, ताकत का हसूल, मुझे पोजीशन चाहिए, एमिनेंस चाहिए। दूसरा कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट होती है शख्सियत के साथ या नज़रिए के साथ, ये कमिटमेंट होती है, उसकी वजह से आप जाते हैं किसी चीज़ में। और तीसरा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ानदानी पेशा भी है या ख़ानदानी मसरूफियत भी होती है। ये तीन वजूहात हैं, इंसान सियासत में जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो अब इसमें से आप फवाद को प्लेस कर लें कि वो कहाँ पे, हाँ, ख़ानदानी किसी हद तक कह सकते हैं। एम्बिशन मुझे नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्विच की पार्टीज इधर उधर से, मुझे लगता है कि एम्बिशन का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। कमिटमेंट नज़रिया है कोई नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में कमिटमेंट किसी की भी नहीं होती। शख्सियात के साथ कमिटमेंट क्यों होती है कि ये मुझे फ़ायदा या मफाद पहुँचा देगा, ये वजूहात होती हैं। अब फवाद को आप इन तीन जगहों पे कहीं ना कहीं पे प्लेस करके देख लें कि उसकी अहमियत क्या है या कितना ज़रूरी है, कि पीटीआई फवाद के लिए ज़रूरी है या फवाद पीटीआई के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, बानी पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा मसला फवाद नहीं होगा या उसकी इंक्लूजन नहीं होगी, ये होगा कि मैं पीटीआई को बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता। जिस मामलात के अंदर पीटीआई उलझती जा रही है और धड़ेबंदियां बनती जा रही हैं, क्या उसके बाद पीटीआई का एक पार्टी के तौर पे मौजूद रहना मुमकिन हो पाएगा जब तक बानी पीटीआई जेल से कभी बाहर निकलेंगे तो? वरना क्या एमक्यूएम वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? हमने देखा है अपने ही सियासी तारीख के अंदर, एमक्यूएम वो एमक्यूएम नहीं जो 1980 की दहाई की एमक्यूएम थी या 1990 की एमक्यूएम थी। क्या हुआ? एक ऐसी शख्सियत को निकाल दिया गया उसके अंदर से, या वो हट गए, और उनके हटने से सारी की सारी एमक्यूएम तितर-बितर होगी। नेशनल अवामी पार्टी किसी ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ज़ोर के साथ थी, भले उसने एएनपी की शक्ल इख्तियार की, लेकिन उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये होता है पार्टियों के अंदर कि उनका असर कम होता है, लेकिन कुछ वजूहात ज़रूर शामिल होती हैं इन चीज़ों के अंदर। पीटीआई ज़रूरी है पाकिस्तान की सियासत के लिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पीटीआई ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? शायद अगर बिल्कुल ज़रूरी ना हो तो फिर एमक्यूएम वाला हाल कर दिया जाएगा या हो जाएगा। और अगर ज़रूरी है, और हम सब सियासी ज़हन ये समझते हैं कि पीटीआई का होना पाकिस्तान की सियासत के लिए ज़रूरी है, तो उसकी भी वजूहात पे हमें गौर करना चाहिए। और अगर उसकी वजह है तो फिर मेरा ख्याल है फवाद चौधरी से ज़्यादा ज़रूरी वो नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ सियासत के थ्रू या सियासी अमल के थ्रू जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद, उस बुनियाद पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कायम होता है। तो फवाद चौधरी मेरी नज़र में एक है, अच्छा दोस्त भी है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई को उसकी ज़रूरत है। उसको पीटीआई की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये तीन चार चीज़ें जो मैंने कही हैं उसके अंदर उसको प्लेस करना होगा और फिर उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया। और ये यकीनन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पीटीआई क्या फैसला करती है और फवाद चौधरी क्या फैसला करते हैं। इनकी डायरेक्शंस बताएंगे कि कौन किसके लिए कितना ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, माजी में नवाज शरीफ बेनज़ीर भी मुश्किल दौर से गुजरे, तो बाद में जब वापस हुए, हालात बेहतर हुए तो उन्होंने अपने लोगों को वापस ले लिया। मगर जो इस वक्त कंडीशन है, जब फवाद चौधरी ने जमात छोड़ी, सिर्फ लीडर पे नहीं, तकरीबन सेकंड टियर थर्ड टियर तक मामलात गए हैं और मुश्किल वक्त, और स्टिल उनके लोग जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। क्या फवाद चौधरी की वापसी का मामला आसान रहेगा? जब हम नाम देखें तो हमें नजर आते हैं वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सरफराज चीमा, आलिया हमजा, लोग अभी तक अंदर हैं। फवाद चौधरी की सहाफ़ियों में एक बहुत मजबूत लॉबी है, जिसका अंदाज़ा पिछले हफ्ते में बहुत खुल के सामने हो गया है, और यही उसकी खूबसूरती है। वो पीआर का माहिर है और उसकी महारत अब उसके काम आ रही है। और बाज़ का तो मुझे ये महसूस होता है कि पंजाब में पीटीआई के पास क़यादत है ही नहीं। जिन दोस्तों का आपने नाम लिया जो जेलों में हैं, वो काबिल एहतराम, उनकी कुर्बानियाँ काबिल एहतराम, लेकिन सवाल है कि उनको एक ऐसा आदमी भी तो पंजाब में चाहिए जो बात कर सके लोगों के साथ सलीके और ढंग से, लोगों के गले मत पड़े,
लोगों से उलझे मत और अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करने के साथ साथ अपनी पार्टी की क़यादत के लिए भी रास्ता निकालने की कोशिश करें। जितनी चीज़ें आपने फवाद चौधरी के बारे में बताई हैं वो सब बताती हैं कि उसका तल्लुक़ उन लोगों के साथ है जो इस मुल्क के अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत भी रखते हैं और ग़ालिबन फ़ैसला साजी में किरदार भी अदा करते हैं। तो फवाद चौधरी एक उभरता हुआ सितारा दोबारा है। अब देखते हैं कि ये फवाद चौधरी को क्या बानी पार्टी कहते हैं, बानी पार्टी कब उनको अडियाला जेल में बुलाते हैं। मगर रऊफ हसन साहब ने एक बात की है कि वो क्यों मिलना चाहते हैं, वो तो जमात का हिस्सा ही नहीं है। तो रऊफ हसन कौन है, कहाँ से आए, कब जमात का हिस्सा बने, वो कौन है? वो टिकट वो करते हैं जारी, और किसी सियासी आदमी का सियासी पार्टी में शामिल होना एक उसका बुनियादी फंडामेंटल राइट नहीं है। वैसे तो बड़ी बातें करते हैं बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की, और गैर मुल्की एजेंसियों को लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए हैं, और ख़ुद पार्टी में अगर एक आदमी शामिल होना चाहता है और लीडर के पास जाना चाहता है तो इस किस्म के गैर जमहूरी बयान देना को मुनासिब है। फवाद चौधरी के खिलाफ इतनी आवाज़ क्यों उनकी? उन्हीं की जमात के पुराने फवाद चौधरी एक हकीकत है उन लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी उनको अपनी जगह जाती नजर आ रही है। अब वो तो खैर है ही नहीं ना, मतलब फवाद, विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बिकॉज मैं नहीं चाहता लोगों का कंपैरिजन करूं। फवाद इज ए शार्प मैन, ही इज ए गुड पंचर, ही इज ए गुड प्लेयर, ही नोज कि चेस कैसे खेली जाती है। उसको अभी तक पता है कि उसे कौन सी शतरंज की चाल कैसे खेलनी है। आप उसको भागते हुए दौड़ते देखते की फुटेज चला रहे हो ना, तो उसकी वो भाग दौड़ भी किसी मंसूबे का हिस्सा थी। उसको सर झुकाए बैठे हुए एक तकरीब में आप देखते हो, वो भी उसकी मंसूबाबंदी का एक हिस्सा था। आप फवाद चौधरी को तो नहीं देते रहे आपको जितनी उनकी मंसूबाबंदी, आप फवाद चौधरी को इजी ले रहे हैं। जो शख्स इतनी सियासी पार्टियों में कामयाबी के साथ अपने सफर को गुजार चुका हो। मैं भी यही कह रही हूँ कि एक शख्स जो कहता है 45 मुकदमे और पिछले 10 दिन से वो टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह मैंने तो कहा कि फवाद चौधरी जितना पॉपुलर है सहाफ़ियों में, उसका तो सबूत वो दे रहा है। एक आदमी, दो ही पॉपुलर थे, एक शेख रशीद पॉपुलैरिटी की ग्राफ से अब नीचे जा रहा है, एक नया आदमी अमर्ज कर रहा है, फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा। एक बात याद रखेगा, वो सोच समझ के बात करता है। हाँ। वो आपकी दुश्मनी करेगा तो सोच समझ के दुश्मनी करेगा, आपका साथ देगा तो सोच समझ के साथ देगा। इतने पॉपुलर, मशहूर और उभरते सितारे की गुंजाइश रहेगी। ओ यस, ठीक हो गया। और खास तौर पे पंजाब में जी, आप यकीन करें कि पंजाब में पीटीआई के पास ऐसी क़यादत नहीं है। जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैंने पहले कहा, वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये बताया कि यस, सियासी वर्कर अगर वादा कर ले, कमिटमेंट कर ले अपनी पार्टी से, तो मुश्किल वक्त से गुजरता है। लेकिन सवाल है क्या वो जेल में रहने वाले लोग ही पार्टी को चला लेंगे, या उनको ऐसे लोग भी चाहिए जो तेजी से काम कर सके? बुज़दार साहब भी जेल से बाहर ही हैं। जी, बुज़दार साहब भी। बुज़दार साहब को खुदा का खौफ करो। चॉइसेस की बात कर रही हूं। गॉड से डोंट कंपेयर बुज़दार विद द फवाद। मैं फवाद चौधरी, पीटीआई की चॉइस की बात के बारे में कहा गया। फवाद चौधरी के बारे में मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं पीटीआई की चॉइस की बात कर रही हूं कि जब उनके पास मैंडेट रहा तो चॉइस थी। और सुनो, तुमने तो बड़े मजे की बात कर दी। शक ही यही है उस पार्टी में, उस पार्टी के अंदर खौफ यही है कि अगर इसको रास्ता मिल गया और ये आ गया तो कहीं ये ना हो कि पंजाब का जो अहम ओहदा है किसी ज़माने में इसके बाद चला जाए। जी अबसार साहब। जी, ये आपने एक तो इफ्तिखार साहब ने कहा कि उसकी पीआर बहुत है, तो मेरे साथ तो खैर कोई ऐसी पीआर नहीं है उसकी, मेरे तो मुखालफ भी बहुत रहे हैं वो। लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही थी, मैंने उसका सही तज्ज़िया किया जो मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात आपने भी की और हसन निसार साहब ने भी की कि उनके नहीं, उस वक्त आपने सवाल पूछा हसन निसार से, तो आप हसन निसार साहब से, तो आपने कहा कि राब्ते हैं बैकडोर और कुव्वतों से राब्ता है। इफ्तिखार साहब ने भी कहा, ये बात दुरुस्त है, मैं इस पर मानता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ किसका राब्ता नहीं है? बैकडोर राब्ते किसके नहीं है? मीडिया के नहीं है, जजेस के नहीं है, किस सियासतदान के नहीं? मसलन आप पीटीआई की बात देख लें, बैरिस्टर गौहर वकला तहरीक के दौरान जितने मैसेजिंग जितनी होती थी इस्टेब्लिशमेंट और वकला तहरीक के लीडरान के दरमियान, वो ये करते थे। मुझे ज़ाती तौर पे पता है, एतजाज़ हसन के साथ ही होते थे। दूसरे उमर अयूब साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट के पोते हैं खुद। ठीक है। तीसरे हैं आपके अलीमीन गंडापुर साहब,
मोहसिन नकवी के साथ जरिए आज भी राब्ते हैं, और क्यों उनके और ये लोग हैं, शेर अफजल मरवत है, उन पे भी ये सब लोगों पे इल्ज़ाम है कि सब इनके राब्ते हैं और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। उनके कहने फवाद का तो मौक़िफ़ यही है कि राब्ते होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा उनके राब्ते हैं, मैंने हामिद खान साहब को कोट किया कि वो कह रहे हैं कि वो किसी के इशारे पर जमात पे तनकीद कर रहे हैं। देखिए हामिद खान साहब को भी पता है कि वकला तहरीक में वो भी लीडरान में से थे, और उस वक्त वकला तहरीक जो इतनी शिद्दत से चल रही थी उस वक्त किसके किससे राब्ते थे ये उन्हें भी पता है। मैं इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता, बात को थोड़ा वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम का। हामिद खान साहब की बात में कुछ वजन भी है। जी ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रहा था, आप ब्रेक पे चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स जो है ये पंजाब के अंदर अपनी पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत किरदार अदा कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, बस आएंगे तो बात करेंगे सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद माशरे की बुनियाद को खराब कर रहा है, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, इस ब्रेक के बाद।